प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, आज मैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी जो सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, मैं समानता की अवधारणा पर काम करने जा रहा हूं। इसके पहले मैं जब स्वतंत्रता की अवधारणा पर काम कर रहा था, उसमें समानता के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। फिर भी यहाँ संक्षिप्त रूप में आपके सामने समानता को मैं स्पष्ट करूँगा। वास्तव में समानता की अवधारणा समाजवादी अवधारणा है, नवीन अवधारणा है, अनिवार्य अवधारणा है, और वास्तविकता तो यह है कि समानता के बगैर स्वतंत्रता अर्थहीन है। इसलिए समानता अनिवार्य है। अब समानता तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ आया, लेकिन उदार लोकतांत्रिक देशों में और दुनिया के देशों में और व्यावहारिक रूप में भारत में भी तो कहें तो अधिकाधिक स्वतंत्रता की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि अनिवार्य होनी चाहिए समानता की अवधारणा, जिसकी बुनियाद पर स्वतंत्रता की अवधारणा होंगी। और यहीं समानता की अवधारणा को अनदेखा कर दिया जाता है। और आज की तारीख में तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर में जहां स्वतंत्रता स्वेच्छातंत्रवाद के रूप में नकारात्मकता को प्राप्त कर रहा है और अपना विकराल रूप, समाजवाद विरोधी रूप को अख्तियार कर रहा है, वहीं समानता बौद्धिक चिंतन का विषय बन गया है और समानता उत्तरोत्तर रूप में कम होती जा रही है। इसलिए लॉर्ड एक्टन और टॉकविले जो यह कह रहा था कि जब स्वतंत्रता होंगी तो समानता की कमी आएंगी, और यह स्थिति निश्चित रूप में व्यवहारिक रूप में आज 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के हम तीसरे दशक में चल रहे हैं, यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। खैर, यदि समानता की बात पढ़ना है तो मैं यह बताऊं कि समानता के 2 पक्ष हैं। एक समानता जिसका शास्त्रीय अर्थ है, और यह मानव जीवन के हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति में, हर रूप में समानता की वकालत करता है, और यह संभव नहीं है। नेचर के द्वारा हम आपको सब रंग रूप आईक्यू में अलग अलग बनाया गया है। इसलिए समानता के नाम पर यह कहना कि किसी भी रूप में व्यक्ति में असमानता नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति नेचर के द्वारा आईक्यू में, रंग में, रूप में, आकार में अलग अलग का होगा। इसलिए यह समानता की बात करना या प्राकृतिक असमानता को भी दूर करने की बात करना, यह व्यवहारिक अर्थ नहीं है। समानता का व्यवहारिक अर्थ यह है कि प्राकृतिक रूप में व्यक्ति असमान है, लेकिन कृत्रिम रूप में समाज के द्वारा व्यक्ति में किसी प्रकार का जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, रंग, रूप, आकार, वंश इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं होनी चाहिए। हर कोई समान हो और हमारी सामाजिक वैधानिक व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति के बीच में विभेद नहीं हो, समान हो। यही समानता वास्तविक समानता है, और इसी प्रकार की समानता को व्यवहारिक अनिवार्य समानता कहा जा सकता है। या समाज में इसी प्रकार की समानता की आवश्यकता है। हम यह समझ गए कि प्राकृतिक असमानता को छोड़ दिया जाए तो कृत्रिम रूप में समाज के द्वारा जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग इत्यादि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर माननी चाहिए। जो यहाँ उपलब्ध व्यवस्था, अवसर या संसाधन है, उसके समुचित प्रयोग का समान अधिकार सबको प्राप्त होता है। उन प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में किसी को भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, वंश या अन्य आधार पर वरीयता नहीं मिलनी चाहिए। उसको विशेष प्रकार की तरजीह नहीं दी जानी चाहिए, और इस प्रकार की बात, परिस्थिति या व्यवस्था ही वास्तविक समानता है। समानता के 4 आयाम हैं।
राजनीतिक समानता, वैधानिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता इस मान्यता से संबंधित है कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार की भी विभेद जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में यदि प्रत्याशी बनना है, अपनी बात को कहना है या मतदान देना है या अन्य प्रकार के राजनीतिक आलेख वगैरह लिखना है या राजनीतिक प्रक्रियाओं, गतिविधियों में, सम्मेलनों में भाग लेना है, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल इत्यादि गठित करना है, इनके मामले में व्यक्ति बिल्कुल बराबर है। उस व्यक्ति को जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी को राजनीतिक समानता से वंचित नहीं की जा सकती। यह राजनीतिक समानता है और उदार देशों में भी इस प्रकार की समानता को महत्वपूर्ण माना जाता है या तरजीह दी जाती है। दूसरी समानता सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता इस बात पर बल देती है कि समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग या अन्य किसी आधार पर जो भेदभाव होता है वह नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में सबको बराबर अधिकार मिलनी चाहिए, सबको बराबर रहने की आवश्यकता, अधिकार मिलनी चाहिए। जो सामाजिक समारोह और व्यवस्था हो वह सबको समान रूप में बिना किसी भी भेद भागीदारी मिलनी चाहिए या प्रदान की जानी चाहिए, और यह जो समानता है वह सामाजिक समानता है। तीसरी समानता वैधानिक समानता है या इसे लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी यानी समानता के वैधानिक आयाम भी कहा जाता है। वैधानिक समानता भी उदार व्यवस्था की देन है और एविडाइसी के और रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन या अमेरिकी विधि शास्त्र के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून के समान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वैधानिक समानता इस बात पर बल देता है कि विधि के अंतर्गत किसी के साथ भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। विधि के समक्ष हर कोई बराबर होगा, सभी लोग बराबर होंगे। और इतना ही नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी जो अमेरिकी विधि शास्त्र से प्राप्त अवधारणा है, जिसे हमने भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ के साथ जोड़ कर रखा है, जिसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं या कानून का समान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। वह कहता है कि न केवल विधि के अंतर्गत सब लोगों को समान होनी चाहिए, बल्कि विधि समान रूप में सबको संरक्षण प्रदान करेंगी, यह भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह वैधानिक समानता के लिए अनिवार्य है। वास्तव में सभी उदारवादी देशों में, लोकतांत्रिक देशों में और आज के जो समाजवादी देश है उसमें भी राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी समानता या समानता के राजनीतिक, वैधानिक और सामाजिक आयाम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समानता का जो चौथा प्रकार या आयाम है उसे हम आर्थिक समानता कहते हैं। वो वास्तविकता तो यह है कि समानता का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, समानता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो है आर्थिक समानता ही है। अर्थ की समानता के बगैर अन्य प्रकार की समानता निरर्थक है, जिसकी अमेरिकी और भारतीय संविधान में कमी है। और आज 1970 के बाद 1990 में स्पष्ट रूप में अगर कहें तो आर्थिक समानता दुनिया में गौण होती जा रही है और आर्थिक समानता के अनुपस्थिति में सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक समानता की बात करना बेमानी होंगी, वह व्यवहारिक नहीं होंगी। आर्थिक समानता के भी दो पक्ष हैं। एक मार्क्सवादी पक्ष है जो मानता है कि बिल्कुल सब लोगों को आर्थिक रूप में बराबर होनी चाहिए, सार्वजनिक स्वामित्व का सिद्धांत होनी चाहिए, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की एक समानता जो कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है वह मार्क्सवादी अवधारणा है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि एक पिता अपने दो बच्चों को अगर अपनी संपत्ति में बिल्कुल बराबर दे दें और दोनों बच्चे एक ही प्रकार के यदि व्यवहार करें, व्यवसाय करें, तब भी यह देखने को मिलेगा कि कुछ दिनों के बाद एक धनी और दूसरा गरीब हो जाएगा। इसलिए कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी संभव नहीं है, लेकिन रिलेटिव इकोनॉमिक इक्वालिटी लगभग समानता होनी चाहिए। और ख़ास करके दुनिया में सभी लोगों को जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र हैं, उनकी अधिकतम और पर्याप्त रूप में उपलब्धता होनी
चाहिए। यही आर्थिक समानता का सिद्धांत है। और आर्थिक समानता में आज तो व्यक्ति को आर्थिक रूप में व्यवसाय करने, अन्य प्रकार की बातों को स्थापित करने का अधिकार भी दिया जा रहा है। यही 4 प्रकार की समानता के आयाम हैं। मित्रों, दर्शकों, मेरे 4 वर्षीय विद्यार्थियों, आप इसको पुस्तक से व्यवस्थित रूप में अध्ययन करेंगे। और चूंकि मार्क्सवादी समानता का सिद्धांत है, उदारवादी समानता का सिद्धांत है, मार्क्सवादी समानता के सिद्धांत में भी विविधता है। कार्ल मार्क्स की अगर बात माने तो कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसी का ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, किसी का प्रभुत्व नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंटेम्पररी मार्क्सिज्म जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के रूप में अपनाता है। और आज के समाजवाद के द्वारा तो उत्पादन के साधनों पर मिश्रित स्वामित्व, जहां सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व दोनों का स्वरूप उपस्थित होकर समर्थन किया जाता है। इसलिए मार्क्सवाद के भी आर्थिक समानता पर एक प्रकार का विचार नहीं है, उदारवाद का भी एक प्रकार का विचार नहीं है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि आर्थिक समानता लगभग रूप में होनी चाहिए। यह समाज में नहीं होनी चाहिए कि किसी के पास अर्थ या संपत्ति इतनी अधिक है कि वह खाते खाते मरे और किसी के पास अर्थ की इतनी कमी है कि वह खाए बगैर मरे। यह नहीं होनी चाहिए, लगभग स्थिति होनी चाहिए। स्पष्ट है कि समानता का मार्क्सवादी और उदारवादी ढंग है। उदारवादी ढंग ही ज़्यादा व्यवहारिक है और उदारवाद इस मान्यता पर आधारित है कि समानता के पहले स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए। और लगभग अनिवार्य आवश्यकताओं के संदर्भ में सापेक्षिक समानता का सिद्धांत भी होनी चाहिए। समानता पर और डिटेल मेरी पुस्तक या अन्य पुस्तकों से आप लोग पढ़िएगा। मेरा उद्देश्य केवल विषय वस्तु के पक्ष को बताकर आगे की ओर काम करना है। इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रजातंत्र के विविध आयाम देख लेते हैं, फिर न्याय और अधिकार की अवधारणा हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू। एक मित्र, आप लोग बात याद रखिए कि पूर्व में हमारी जो वीडियो प्रजातंत्र वगैरह पर हैं, उनको सबको मैं सिस्टम को कह दे रहा हूँ, उसको केवल थंबनेल के द्वारा लेक्चर बना कर दे दें और उसको आप लोग देखते रहिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट न्याय और अधिकार पर अलग काम करेंगे। प्रजातंत्र के जितने भी वीडियो हैं हमारे पहले के, मैं कह दूंगा जो काम करते हैं उनको कि उसको थंबनेल बनाकर उसको डाल दें। उस सबको आप लोग पुनः देख लें इसके द्वारा भी, और फिर हम लोग न्याय और अधिकार पर काम करेंगे। तब जाकर हम लोग अन्य जो महत्वपूर्ण कंटेम्पररी और आइडियोलॉजी या कंसेप्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देखें इसको। और फिर नए, चूँकि 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के जो विद्यार्थी हैं सबके लिए मैं दोहरे रूप में काम करूंगा। एक तो मैंने किताब MIC पर लिख दिया है, MJC पर लिख दिया है, वह मार्केट से लें, पढ़ें, या दूसरी किताबों को भी संबंधित जो टॉपिक है वह पढ़ें। और फिर मैं सेमेस्टर 2 का लिए लगातार काम कर रहा हूं और ईश्वर की अनुकंपा आशीर्वाद रहा, मैं स्वस्थ रहा तो 4 वर्ष के सभी पेपर पर मैं लेखन कर दूंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।